यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इनमें सभी देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ दी गई है। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि और राजाओं के बारे में भी जानकारी की कहानियाँ दी और राजाओं की कहानियाँ भी दी हुई है। इसमें क्या बोल रहा है कि अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, इससे यह जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकते हैं। पुराणों को 8 पुजारी मंदिरों में किया जाता था। यह पाठ जो होता था पुराणों का वो मंदिरों में किया जाता था, जिसे लोग क्या करते थे, सुनने आते थे। 2 संस्कृत महाकाव्य है जो हमारा क्या है कि महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होते होंगे। और क्या है कि मतलब बोला जा रहा है कि महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य जो पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह लगभग 1500 साल पहले लिखी गई थी। ठीक है, और जो माना जाता है कि पुराण और महाभारत दोनों को ही व्यास नामक ऋषि ने संकलित किया है। तो किसको? तो पुराण और महाभारत को। महाभारत में भगवत गीता भी है। ठीक है, अगला देखिए क्या बात किया जाए तो रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। ठीक है, उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था और वन में उनकी पत्नी जो सीता का लंका के राजा ने अपहरण कर लिया। सीता को वापस लाने के लिए राम की लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है और जिसके बाद में लिखित रूप दिया गया है। ठीक है, और संस्कृत रामायण के लेखक जो है वो वाल्मीकि माने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है, अगला देखते हैं। यहाँ पे बात किया जा रहा है कि आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियों के बारे में। देखिए, आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे और नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो उस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए थे। जातक कथाएँ तो अक्सर स्तूपों की रेलिंग और जनता के चित्रों में दर्शाई जाती हैं। ठीक है, अगला क्या है बोल रहा है कि इनमें से एक कहानी अगले पृष्ठ पर दी गई है, तो देख लेते हैं क्या है। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि बंदर की कहानी है। तो इसमें बोला जा रहा है कि एक समय बंदरों का एक महान राजा था। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। ठीक है, उन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत पसंद थे। ये आम बड़े मीठे होते तो इतना स्वादिष्ट होते कि आम धरातल पर नहीं गिनते थे। ठीक है, और स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। ठीक है, धरातल पर उगते ही नहीं थे। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते हुए वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था। उसे वह आम मिला, उसे चखकर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वाले से पूछा, क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। ठीक है, वो राजा को क्या किए कि हिमालय के पहाड़ी पर ले गए। वहाँ पहुँचकर राजा और उसके दरबारियों ने खूब आम खाए और रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पकी आमों को मज़े ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई और क्या किया कि उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। ठीक है, और उसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा नदी को पार न कर लिया। पर इस प्रयास पर वह इतना थक गया कि मरणासन होकर के गिर पड़ा। राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की। ठीक है, पर वह सफल न हो सका। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में भरूच के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में उसे दिखाया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इस तरह से बना हुआ है। चलिए
यहाँ पे देख लेते हैं कि विज्ञान की पुस्तकों की बात की जा रही है, तो यहाँ पे बोल रहा है इसी समय गणितज्ञ और आपका खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियन नामक पुस्तक लिखी। उसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। ठीक है, उन्होंने ग्रहण के बारे में भी कुछ वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली जो लगभग उतनी ही सही है। ठीक है, जितना कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि है, यानी बिल्कुल सही थी। बराहमिहिर, आपका ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोल वेता थे जिन्होंने कई खोजें की। उनके बारे में तो पता लगाएं। ठीक है, इनके बारे में बोल रहा है पता लगाने के लिए। ठीक है, शून्य के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका शून्य अंकों का पहला प्रयोग पहले से होता रहा है। ठीक है, शून्य अंकों का प्रयोग जो है वो पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया है। ठीक है, गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। ठीक है, रोम के लोग करते थे। ठीक है, आयुर्वेद के बारे में देख लीजिए। यहाँ पे बोल रहा है आयुर्वेद जो है चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। चरक आपके प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी में थे और सुश्रुत जो थे वो चौथीं शताब्दी में थे। ठीक है, चरक द्वारा रचित जो है चरक संहिता औषधि शास्त्र की उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने चरक चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। ठीक है, तो इस तरह से है। ये जो वर्ड है आपके स्तूप हो गया, ये सब मंदिर इसी तरह से। चलिए आगे जो बचा हुआ तो तिथि को देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि हर बार तिथि को देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए स्तूप जो बोल रहा है, स्तूप निर्माण की शुरुआत 2300 साल पहले हुई। अमरावती 2000 साल पहले हुआ। कालिदास जो है वो 1600 साल पहले हुए। और उसी तरह से लौ स्तंभ और भीतर गांव का मंदिर जो है अजंता की चित्रकारी और आर्यभट्ट कब हुए, तो 1500 साल पहले हुआ। दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले की बात की जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे जो है दुर्गा मंदिर जो है वो 1400 साल पहले की बात की जा रही है। चलिए आगे देखते हैं जो बचा हुआ है, कुछ बचा हुआ है क्या हमारा। चलिए यहाँ पे देखिए तिथियों के बारे में देख लेते हैं कि किसकी क्या तिथि है। चलिए देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि तिथियों पर एक नज़र। ठीक है, इस पूरी पुस्तक में हमने वर्ष 2000 के शुरुआती दिनों के शुरुआती बिंदु के रूप में रख करके घटनाओं और प्रक्रियाओं के होने की अनुमति तिथियों की जानकारी दी है। पर क्या तुम्हें पर अन्य पुस्तकें जो तुम पढ़ते रहोगे उनमें तिथियां अलग तरह से लिखी होंगी। इस पुस्तक में इन तिथियों के पहले करीब या लगभग लिखा गया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसमें क्या बोल रहा है। जैसे कि पूरा पाषाणी यानी चैप्टर 2 में हमने देखा कि के लिए तिथियां लगभग लाखों वर्ष पहले के रूप में लिखी गई थी। मेहरगढ़ जो हम लोग चैप्टर 2 में पढ़े थे, तो हमने पढ़ा था कि कृषि और पशुपालन की शुरुआत जो है लगभग तिथि क्या थी, 6000 ईस्वी वर्ष पर ईस्वी पूर्व दी गई है। ठीक है, हड़प्पा का कब माना गया है, तो हड़प्पा का जो है 2700 साल से लेकर के 1900 ईस्वी के बीच माना गया। ऋग्वेद की रचना कब मानी गई, तो 1500 साल से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व के बीच मानी गई है। आपके महाजनपदों तथा आपका जो है वो गंगा के मैदानी इलाकों में नगरों का विकास जो किया गया है और उपनिषद, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से जुड़े विचारों का उदय लगभग 500 ईस्वी पूर्व में होती है। ठीक है, अगला देखिए पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण किया गया है और लगभग 327 से लेकर के 325 ईस्वी पूर्व में है। मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बनना लगभग 321 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे जो बोल रहा है अशोक का शासन काल जो है वो लगभग कब है, तो 272 से लेकर के 268 ईस्वी
से लेकर के 231 ईस्वी के बीच है, यानी 272 268 ईस्वी से लेकर के अशोक का शासनकाल क्या है, तो 231 ईस्वी पूर्व के बीच है। ठीक है। संगम साहित्य की रचना जो है वो लगभग कब हुई, तो 300 ईस्वी पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी के बीच हुई। ठीक है, संगम साहित्य की। और आपका कनिष्क का शासन लगभग 78 से लेकर के 78 से लेकर के 100 ईस्वी तक है। ठीक है। और अगला दिया कि गुप्त वंश की स्थापना जो है 320 ईस्वी में की गई है। और आपका जो बल्लवी की परिषद में जैन साहित्य का संकलन कब हुआ है, तो 512 या 521 ईस्वी में हुई। हर्षवर्धन का शासन कब था, तो 606 से लेकर के 647 ईस्वी तक मानी गई है। चीनी यात्री जो है वो आपका यात्री जो है वेनशांग का भारत आगमन 630 से लेकर 643 ईस्वी मानी गई। पुलकेशिन द्वितीय का जो है शासनकाल 609 से लेकर के 642 मानी गई है। उसी तरह से अगला क्या बोल रहे, कुछ घटनाओं के लिए जैसे कि अशोक के शासन काल की शुरुआत की तिथि के रूप में तुम्हें एक से अधिक तिथियां देखने को मिल सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इतिहासकार इस समय एक जो है एक मत नहीं थे। ठीक है, क्योंकि 2 तिथियां देखने को मिल सकती हैं या 2 से ज़्यादा भी मिल सकती हैं, तो एक मत नहीं थे। और इसमें क्या बोला जा रहा है कि सही तिथि क्या है। ठीक है, यही कारण है कि एक मत नहीं तो सही तिथि भी नहीं पता चल पाई है। और आपका प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ दी गई तिथियां इस बात का संकेत है कि तिथियां निश्चित नहीं है, यानी जो हमने यहाँ पे जो देखा ना कि यहाँ पे मतलब आपका जो कोई क्षमा किया हुआ है, तो एग्जैक्ट तिथि नहीं पता है। ठीक है, चलिए एक अनुमान लगाए। देखिए यहाँ पे जो है वो देख लेते हैं, पूरा इंडिया का मैप आप देख लीजिए। ठीक है, भारत के राजनीतिक मानचित्र है और यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे कुछ है नहीं, एक्स्ट्रा है, मतलब अब खाली पेजेस है, आप कुछ नोट्स बना सकते हैं। तो इस तरह से आपका चैप्टर 10 भी आज कंप्लीट हो गया। और इस तरह से आपका क्लास 6 का जो आपका सोशल साइंस है तो उसको मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।